और अब प्रस्तुत है आपके सामने नाटक सन 2025। मैं इस पल, इस लम्हे, इस वक्त अपना बेइंतहाई फर्ज समझता हूँ कि आपको अजीबोगरीब, खतरनाक, खूबसूरत, लेकिन फिर भी सच्ची कहानी की मंच सज्जा यानी सेटिंग के बारे में तफसील से बतला। हकीकत में सच्ची कहानियां सुनाने में खतरा होता है। खास कौन जानता है, कोई पुलिस का आदमी या कोई कानून का जानकार दर्शक दीर्घा में बैठा हो। अब नहीं वो अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में ना हो, लेकिन फिर बहरहाल मैं अपने आप को ये खतरा उठाने का मौका बड़ी ही आसानी से दे सकता हूँ, क्योंकि मुझे यकीन है कि वो मेरी इस बात पे भरोसा करेंगे नहीं। अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में तो हरगिज नहीं, बाकी अनऑफिशियली जिसमें डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी या फिर पुलिस के बड़े से बड़े अधिकारी जो इस वक्त यहाँ पर मौजूद है या नहीं, इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं सिर्फ और सिर्फ सच्ची कहानियां ही सुनाता हूँ। तो इस वक्त मैं आपकी जरा सी तवज्जो चाहूंगा। कृपया अपने आप को मुंबई के बांद्रा नाम के इलाके में मौजूद ताज लैंड्स एंड के प्रेसिडेंशियल स्वीट के ड्राइंग रूम में महसूस करने की कोशिश कीजिए। एक बेहद खूबसूरत इलाके का बहुत ही ज्यादा खूबसूरत 5 सितारा होटल। एक तरफ समंदर की थरथराती लहरें तो दूसरी तरफ आसमान को छू रही लंबी ऊंची अट्टालिका। यहाँ तक रहा एक आम आदमी की सोच से भी बाहर। खूबसूरत, बेशकीमती, मॉडर्न फर्निशिंग जैसे यहाँ पर एक रात बिताना भी ख्वाब हो सकता। अब मेरी बाईं तरफ को ही लीजिए। यह एक महान लेखक की महान स्टडी। अनाप शनाप कागजों के जत्थे, टाइपराइटर, हजारों पांडुलिपियां जिन पे अलग अलग रंगों के पेन से करेक्शंस किए हुए हैं, बॉल पॉइंट पेन, इरेजर और एक खंजर। ये यहाँ पे गलती से रह गया होगा। अब आप लोग पूछेंगे कि टाइपराइटर क्यों, तो मैं आपको बता दूं कि इस मामले में मैं जरा प्रिमिटिव यानी कि पुराने जमाने का लेखक हूं। अभी तक टाइपराइटर पर ही लिखना पसंद करता हूं। इसे आप मेरा वहम मान सकते हैं। हाँ, तो इस सारे झाड़ झंकार के पीछे एक छोटा सा बार है जिसमें ब्रांडी, विस्की, स्कॉच, वोडका, रेड वाइन जैसी तमाम शराब की बोतलें सजी हुई। लेकिन आपको बता दो दोस्तों कि इस कमरे के दाईं तरफ आपको ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ पर हर एक चीज तरतीब से सजी हुई है। तरतीब से कहे तो अब उम्र के साथ साथ गलतियां भी बढ़ती जा रही हैं, तो मैं इसे डस्टबिन के हवाले कर देता हूँ। हाँ, तो आप दीवारों पे देखेंगे बेशकीमती फोटोग्राफ, ये खूबसूरत पेंटिंग्स, इनको बनाने वालों को पहचानने की जिम्मेदारी मैं आप पर ही छोड़ूंगा। लेकिन आपको बता दूं कि इन सबसे ज्यादा खूबसूरत है ये पीछे का बैकग्राउंड, यानी ये बड़ी सी बालकनी और इसके बाहर दिखता ये बेहद खूबसूरत मंजर। दूर तक फैला हुआ समंदर जिसमें अभी कुछ देर पहले तक रंग बिरंगी नौकाएं तैर रही थी और जो अब शाम की रोशनी में शांत पड़ चुका है। बनती हुई लहरों के टकराने की आवाज सुन सकते हैं। लौटते हैं अपने कमरे में और गौर करते हैं मुझ पर। मैं इस कहानी का सबसे महंगा और मुख्य पात्र। बड़बोलेपन के माफी चाहूंगा, पर हकीकत यही है। अब आप लोग मुझे जानते हैं न्यूज़पेपर्स या फिर टेलीविजन के जरिए, क्योंकि मेरी जिंदगी भरी
भरी पड़ी है स्कैंडल्स, एक के बाद में एक, अनोखे, खारे, मीठे, नमकीन और चटपटे स्कैंडल जिनको आप अपने घरों के कोनों में चटकारे ले लेकर पढ़ना पसंद करते हो। इसे छुपाने की जरूरत नहीं है, तो बस अब मुझे अपना नाम बताने की जरूरत है और आपको सब पता चल जाएगा। ब्रह्मात्म धीरज अधिकारी ब्रह्मात्म। धीरज मेरा नाम, ब्रह्मात्म तखल्लुस और अधिकारी कुछ नहीं। वो आप लोगों को अच्छा लगता है तो मैं वैसे ही लिख देता हूं बस। मैं क्राइम नॉवेलिस्ट यानी के अपराध उपन्यासकार, पुलित्जर अवार्ड विनर, पद्म भूषण सुसज्जित वगैरह वगैरह वगैरह। जहां तक मेरे व्यक्तिगत चरित्र का सवाल है तो मैं हूं जिद्दी और खतरनाक हद तक जिद्दी। पर वो चीज हासिल कर लेता हूं जो मैं चाहता हूं और जबरदस्त पियक्कड़, भयंकर शराबी। मैं बेतरह पीता हूं। अब आप लोग देख सकते हैं कि मैं आपके प्रति पूरी तरह से ईमानदार हूं और ये ठीक उसके उल्टा है जैसा कि आप लोग मुझे समझते हैं। अब जो आप लोग मुझे समझते हैं वो मेरा आप पर एक जनरल इंप्रेशन है और मैं जो आपको बता रहा हूं वो हूं मैं। वाकई, दरअसल, हकीकत में मुझे पुलित्जर अवार्ड देते समय अमेरिका की उस मोहतरमा की नजरें बड़ी पार की। वो मुझे मेरी असली औकात में पहचान गई थी। हालांकि उस वक्त मैं खासा फॉर्मली ड्रेस था, स्मार्ट एंड कल्चर्ड लग रहा था, लेकिन किसी तरह से मैंने उसके इवनिंग गाउन पर विस्की का ग्लास गिरा पाने में कामयाबी हासिल कर ली और पार्टी के बाद वॉशरूम में उसको साफ करते हुए उन्होंने मेरी तरफ बड़ी ही नशीली और उन्मादी निगाहों से देखा। मगर वही खुद को आखिर कितना ही जान सकता है। मेरे केस में मुझे मौका मिला था जब सर पे बोतल तोड़ के मारी थी कलकत्ता की उस नशीली खूबसूरत मादक मिस इंडिया ने। मतलब वो नहीं जो फिलहाल मेरे बेडरूम में है, वो कोई और थी। अपने ख्यालों को जरा ऊंची उड़ान लेने दीजिए जनाब, सब समझ में आ जाएगा और उसके लिए मेरी शुभकामनाएं। हाँ, तो अब बात करते हैं आज के वक्त के बारे में। तो बता दूं कि हिंदुस्तान में इस वक्त सन 2025 चल रहा है। अब आप कहेंगे कि ये तो सारे जहान में चल रहा है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि हिंदुस्तान में ये चल रहा है। यहाँ ये वक्त से पहले आ गया। वो कहते हैं ना, सारे जहां से अच्छा। आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया। मैं आपका एहसान ब्रह्मात्म साहब, आप कौन है? मैं आपको बता नहीं सकता मैं कितना ज्यादा खुशनसीब महसूस कर रहा हूँ खुद को दुनिया जहान के प्रसिद्ध राइटर धीरज अधिकारी ब्रह्मात्म के सामने खड़ा होकर। मैंने पूछा कौन हो तुम? मेरा नाम सूफी है, गदगर सूफी। तुम वही हो जिसे लगातार मुझे अपने खतों से परेशान कर रखा है। बिल्कुल सही पहचाना आपने। मैंने जब से होश संभाला है मैंने और कोई दूसरा काम किया ही नहीं। इसके अलावा मैं आपके दरवाजे की डोरमैन से लगातार संपर्क में रहा हूँ। हालांकि उससे मुझे कुछ ज्यादा खास फायदा नहीं पहुंचा। आखिरकार मैं आपके सेक्रेटरी से मिलने में कामयाब हो गया। काफी सलीके का बंदा लगा मुझे। हाजी है, हज करके आया है, शायद इसीलिए मांग गया हो। मैंने उसे इस्लाम का ही तो रास्ता दिया था। ये मेरे उससे लगातार हिंदी का ही परिणाम। ये मीटिंग हम दोनों की जिंदगी में एक जबरदस्त बदलाव ला सकती है। आदरणीय ब्रह्मात्म नाम है मेरा। ये आदरणीय वगैरह तुम डस्टबिन में डाल सकते हो। आदरणीय ब्रह्मात्म साहब, क्योंकि तुम बाहर के नजदीक हो तो मुझे बॉटल पास करो। मंकी शोल्डर। थैंक यू। तुम लोगे? नहीं बस शुक्रिया। स्कॉच, विस्की, वोडका या कुछ और? नहीं बस शुक्रिया। क्या बिल्कुल नहीं पीते? ऐसी बात तो नहीं है।
आखिरकार मैं अपने समय के एक मेंटल जीनियस के सामने खड़ा हुआ हूँ। मुझे इस वक्त बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे विशाल काय शंकर के सामने एक मासूम सा नंदी खड़ा। हिंदू हो? हाँ, और फिर मुसलमान हो गया, तो फिर हिंदू हो गया, आजकल बहुत बड़े अजीब आदमी हो। बड़े तो आप हैं। खैर बता दूं, वेदों से लेकर इस्लाम तक सब पढ़ा है मैंने। कहाँ से रहते? मैं इटावा का रहने वाला हूँ ब्रह्मपुत्र साहब। अगर आप इजाजत दें तो क्या मैं इस कमरे का करीब से जायजा ले सकता हूँ, जिसमें पेंटर अपनी पेंटिंग के जल में बिखेरता है। राइटर। आपके संदर्भ में तो एक ही बात है, हर तरफ किताबें और पांडुलिपियां हैं। और अगर इस दीवार पर लगी फोटोग्राफ पर हम नजर डालें तो ये विक्रम सेठ, उनके खुद के सिग्नेचर है ये। मेरे दोस्त ब्रह्मात्मा की क्या बात है। सलमान रश्दी ब्रह्मात्मा को सम्मान और एडमिरेशन के साथ करना अहमद हुसैन साहब ब्रह्मात्मा में मेरी दूसरी दुनिया का साथी। कमाल है, आज भी लोग प्यार और कत्ल में हमेशा वफादार रहते हैं। जरा ये नजारा देखो, खूबसूरत समंदर और उसके पीछे जगमगाते टावर्स और उनके ऊपर लगातार धूप बदलते शाम के बादलों के टुकड़े और सूरज धीमे धीमे नीचे जाता है। लाल दफा हो नजर है। तुम भी राइटर हो? मैं रीडर हूँ, पढ़ता हूँ। आपका सारा काम मुंह जुबान याद। टीचर। अकाउंटेंट, मामूली सा रिटायर। बैठो। शुक्रिया। मैं जरा इन अल्ट्रा मॉडर्न चेयर्स से कुछ ज्यादा ही घबराता हूँ। काफी खूबसूरत कमरा है ये। किराया भी उतना ही खूबसूरत हो। समझ सकता हूँ, मुझ जैसे आदमी के लिए तो ये सपना ही है, क्योंकि मैं इस वक्त मुंबई के धारावी नाम के इलाके की एक छोटी सी चौल से आ रहा हूँ। वैसे चेन्नई में इससे भी सस्ता था। तुम चेन्नई में थे? बिल्कुल। क्यों? मैं भी चेन्नई रह चुका हूँ। नाम के सिलसिले? आप ग्रैंड होटल पार्क में थे और मैं वेलुपुरम के एक बहुत ही घटिया से गेस्ट हाउस में। हमारे रास्ते कई बार टकराए हैं, दिल्ली के मौर्य शेरेटन से लेकर बनारस के रमादा पैलेस। तुम बनारस में भी थे? बिल्कुल था। उसी वक्त जब मैं वहाँ पर मौजूद था। घाट की तंग गलियों की छोटे से गेस्ट हाउस कार्तिक। देखो, मुझे बहुत सारे काम करने मिस्टर। गड़गड़ से हाँ, जो भी है, मुझे हजारों करोड़ों लोगों से मिलना होता है और मैं तुम्हें सिर्फ 20 मिनट दे सकता हूँ। तो जो भी कहना है जल्दी कहो और कम शब्दों में। मैं आपके पास बहुत ही निश्चित उद्देश्य से आया हूँ। मैं बहुत गरीब। और तुम्हें पैसे चाहिए, नहीं, जो कि मेरे पास में है नहीं। आप मुझे और सुनो मिस्टर सूफी, ऐसे सैकड़ों ये नए रंग रूप किस्म के राइटर्स हैं जिन्हें तुम जैसों की बातों में आ जाते हैं बोलो, लेकिन मेरा नाम धीरज अधिकारी ब्रह्मात्मा है। मैं चाहूंगा कि मुझे मेरे सुख और चैन से रहने दिया जाए। लेकिन आप बाकी पुलित्जर अवार्ड से मिलने वाले पैसे उतने होते नहीं जितने की समझे जाते हैं। आप Leave my space, leave my space। आदरणीय ब्रह्मात्मा साहब, ब्रह्मात्मा नाम है मेरा। मैं आपके पास इसलिए नहीं आया हूँ कि मुझे आपसे पैसे चाहिए। दरअसल मैं आपके पास इसलिए आया हूँ कि रिटायरमेंट के बाद जिस प्रोफेशन का मैंने दामन पकड़ा, उसका नाम था प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसी। मैं लोगों से पैसे लेकर उनके लिए खुफिया जानकारी हासिल करता हूँ। खुफिया जैसे? ये मैं बता रहा हूँ, आप सुनेंगे तो। मजीद तरह से इंटरेस्टिंग होते जा रहा है। फिलहाल किसके लिए काम करते हो? पुलिस के लिए या? नहीं आदरणीय। अब हाथ में नाम है। आदरणीय ब्रह्मात्मा साहब, मैं एक प्राइवेट डिटेक्टिव हूँ। अब जब मैं अकाउंटेंट था तब भी मैंने कई सारे खुलासे किए। एक बार तो मैंने लॉ मिनिस्टर तक को जेल भिजवाने में कामयाबी हासिल कर ली थी। उसके बाद जब मैं रिटायर्ड हुआ और अपनी जेब टटोली तो पाया कि हासिलात के नाम पर कुछ चंद पैसे ही बचे थे। बच्चा मेरा कुछ था नहीं, अमीर को कैंसर हो चुका। उसकी मौत के बाद मैं करीब करीब पागल ही हो चुका कि तभी आपकी किताबें मेरे हाथ पड़ी और उन्हें पढ़ने के साथ ही मैंने तुरंत अपनी पब्लिक लाइफ छोड़कर अपने आप को फुल टाइम अपनी इस हॉबी के हवाले कर दिया। मेरी किताब? आपकी किताब, आपकी अद्भुत किताब, आपकी कमाल की किताब है। उन्होंने मेरी कल्पना शक्ति को झंझोर के रख दिया। मैं पढ़ता गया, लगातार, निरंतर, और गदगद होता गया आपके जुर्म को खूबसूरत बनाने के अंदाज से। मैं डिटेक्टिव बना, बिल्कुल
उसी अंदाज में जैसे एक नास्तिक बंदा शैतान के काम करने के अजीब व गरीब तरीके से प्रेरित होकर साधु बन जाए। और आज मैं बैठा हूँ अपने आदर्श के सामने, मेरे पद्म विभूषण है आप, और समंदर के दूसरे छोर पर सूरज की आसमान, शाम की चिड़िया चहचहा रही है, सुकून से बिस्की पी रहे हैं। तुम में शायर बनने के सारे गुण हैं माय डियर गड़गड़ सूफी, गड़गड़ सूफी। और ये सिर्फ आपकी किताबों का सुनकर तकलीफ हुई क्योंकि तुम अब भी ये फटे पुराने कपड़े पहने हो। तुम्हारा ये नया पेशा कोई खुशनुमा जिंदगी लेकर नहीं आया। जिंदगी कोई फूलों का बिछौना तो वैसे भी नहीं हो सकती है ना परमात्मा। सही कहा। वैसे मुंबई का पुलिस कमिश्नर मेरा दोस्त है, अगर तुम कहो तो मुझसे बात करो। तुम्हारे लिए क्रिमिनोलॉजी की किस पर्टिकुलर ब्रांच में स्पेशलाइजेशन क्या है तुम्हें? सिविल डिवोर्स, ड्रग ट्रैफिकिंग या जी लिटरेचर, यानी कि साहित्य। समझ गया। गेट आउट। आदरणीय ब्रह्मा, तुम क्रिटिक बन जाना चाहते हो? नहीं, गेट आउट। आप मुझे गलत समझ रहे हैं। आप निकलो यहाँ से। लेकिन मैंने तो सिर्फ अपनी किताबों को उनके क्रिमिनोलॉजिकल एस्पेक्ट के साथ में देखने की कोशिश की है, उनका एक लॉजिकल इंटरप्रिटेशन देखे। क्या? मैं नहीं, सिर्फ आपकी किताबों को उनके लॉजिकल इंटरप्रिटेशन के साथ देखने की कोशिश की। अच्छा, तुम अजीब से अजीबोगरीब होते जा रहे हो। पहले कहाँ थे? आप ही के आसपास। मैं साइको एनालिस्ट, एक्जिस्टेंशियलिस्ट, नार्सिसिस्ट, इस्लामिक, बुद्धिस्ट, यहाँ तक कि दुनिया के हर पॉइंट ऑफ व्यू से आका गया। लेकिन तुम्हारा व्यू पॉइंट वाकई अनोखा। यही तो बतलाने चाह रहा हूँ आदरणीय ब्रह्मा। हाथ में नाम है मेरा। आदरणीय ब्रह्मा, मैं आपकी किताबें पढ़ता हूँ क्योंकि वो एक खास थ्योरी पर आधारित होती है, या यूं कह लीजिए कि मेरी एक खास थ्योरी पर आधारित है। आपकी नॉवेल्स की फिक्शन की दुनिया में जो कुछ भी घटता है उसे हकीकत की दुनिया में भी घटना चाहिए, क्योंकि मुझे ये बिल्कुल असंभव लगता है कि कोई ऐसा फिक्शन भी इजाद हो सकता है जो हकीकत में कभी घटा ही ना हो। चमत्कार कभी घटते हैं वो मानव मस्तिष्क की सीमा के अंदर ही। तो पॉइंट ये है कि मैं आपके नॉवेल्स में हुए मर्डर्स को प्रतीक बनाकर उनकी हकीकत में झांकना शुरू कर। एक मिनट, तुम ये कहना चाहते हो कि मेरे लिखे हुए नॉवेल्स में और हकीकत में इन दोनों के बीच में कोई संबंध? बिल्कुल, बिल्कुल है। मैंने बिल्कुल नकल तुले ढंग से तर्क करना शुरू किया और इसके लिए मैंने सबसे पहले आपके सारे काम का एक सर्चिंग एनालिसिस किया। आप ना केवल अपने वक्त के सबसे बेशकीमती और एक तरह के कर्तव्य लेखक जिसके डाइवोर्स, लव अफेयर्स, शिकार के किस्से अक्सर न्यूज़पेपर्स का अदब किस्सा रहता है, बल्कि आपको इस वर्ल्ड लिटरेचर की दुनिया में सबसे खूबसूरत और रोमांटिक मर्डर सीन्स लिखने के लिए भी जाना जाता है। लेकिन मैंने मर्डर्स को कभी ग्लोरीफाई नहीं किया। मैंने हमेशा से ये इंसान को उसी पूरेपन में दिखाने की कोशिश की और जाहिर है अपने पूरेपन में वो प्यार करने के साथ साथ मर्डर करने की भी काबिलियत रखता है। लेकिन एक डिटेक्टिव के तौर पर मेरा इंटरेस्ट इसमें नहीं रहा कि आपने क्या कोशिश की, दरअसल आपने क्या कर डाला, ये मेरे थीसिस का विषय। आपके सीन में आने से पहले इस पूरे हिंदुस्तान में मर्डर को एक खौफनाक चीज समझा जाता था, लेकिन आपकी कलम जिंदगी के इस स्याह हिस्से को या यूं कह लीजिए कि मौत के इस स्याह हिस्से को भी बेहद खूबसूरत और रंग बिरंगा बना दिया। आपको हिंदुस्तान में मौत का रंगीन सौदागर के नाम से भी जाना जाता है। ये केवल मेरी पॉपुलैरिटी की निशानी है और कुछ नहीं। और आपकी काबिलियत की, जिसमें आप ऐसे बेशकीमती खूनी पेश करते हैं कि जिनकी शक्ल पहचान के उन्हें पकड़ पाना किसी के लिए भी नामुमकिन। कहीं तुम्हारा इशारा मेरे उस अनोखे सनकी लेखन की तरफ तो नहीं जहाँ पे क्रिमिनल बिना अपनी शक्ल दिखाए गायब हो जाता है? शक्ल तो दिखती है लेकिन फिर भी नहीं। तो दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए तो तुम मेरे नॉवेल्स को ऐसे पढ़ते हो जैसे कि वो पुलिस रिपोर्ट्स हो। जैसे कि वो होमिसाइड रिपोर्ट्स। आपके हीरोज
ना किसी मोटिव के साथ में मर्डर करते हैं और ना ही किसी उन्माद में, बल्कि वो मर्डर करते हैं अपनी शांति के लिए, सुख के लिए, अपने तजुर्बे को लगातार बढ़ाने के लिए। ट्रेडिशनल क्रिमिनोलॉजिकल थ्योरी में हर मर्डर के पीछे कोई ना कोई मोटिव जरूर होता है, लेकिन यहाँ आपके मर्डर्स में कोई मोटिव ही नहीं। ऐसे में किसी भी पुलिस या डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी के लिए ये मर्डर बहुत ही ज्यादा गहरे या फिर सटल होते हैं, इनका कारण पहचानना मुश्किल। यहाँ तक कि उन्हें भी यही लगता है कि मर्डर तो हुआ ही नहीं, क्योंकि कानून के हिसाब से मर्डर बिना मोटिव के हो नहीं सकता, और मोटिव यहाँ पर कोई होना नहीं। और ऐसे में जो मर्डर्स आप दिखाते हैं वो ऐसा लगते हैं जैसे कि कोई सुसाइड, एक्सीडेंट या फिर नेचुरल डेथ। हाँ, ये कहा था। और ठीक यही आपके पाठकों को पढ़ते हुए भी नजर आता है। चलो इसको भी मान लेते हैं। अपने खोजबीन के इस मोड़ पर मैं अपने आप को उस स्पेनिश किंग से कम नहीं समझता। डॉन कीहोते, जिसका जिक्र अक्सर आपकी नॉवेल्स में होता रहता है। वो बेचारा आज जीवन इस उन्माद में जिंदा रहता है कि उसकी कल्पना में किया हुआ रोमांस हकीकत है। और यहाँ मैं आपके नॉवेल्स को हकीकत से कम नहीं समझता। बस फर्क सिर्फ इतना सही कि मैं अपने आप को किसी भी चीज से खौफज़दा नहीं होने देता। मेरा एक ही उद्देश्य है, एक ही मोटो, आगे बढ़ो, लगातार आगे बढ़ते जाओ, ये जानते हुए कि आगे बढ़ने का मतलब है लगातार हैवानों का सामना करते रहना। गजब, गजब, तुम गजब कर। जमील, यस सर। हमें आज सारी रात काम करना है, लेकिन उससे पहले मिस्टर सूफी को एक बेहतरीन सिगार ऑफर करो। हमने कुछ तो पेश करें जिससे कि इन्हें आनंद आए। ब्राजील, हवाना या नहीं बस शुक्रिया सभी। थैंक यू। अगर आप इजाजत दें तो मैं मेरी ये सस्ती सी सिगरेट पी लूं कैप्शन। जरूर। राइट। तनाव के क्षण में सिगरेट का एक कश 100 औरतों से संभोग के बराबर। करो, जम के संभोग करो, लेकिन अपनी कहानी को आगे बढ़ाते। जी बिल्कुल। वैसे मेरे लिए किसी भी निष्कर्ष पर पहुंच पाना इतना आसान नहीं था। उसके लिए मुझे बहुत ही ज्यादा डिटेल्ड एनालिसिस की जरूरत महसूस हुई। और तभी मेरा ख्याल पड़ा आपका नॉवल He was not a juvenile, मेरी पहली किताब, जो कि आज से 10 साल पहले चली। दिल्ली में एक बस में गैंग रेप, लड़की मर जाती है। 6 लोग पकड़े जाते हैं, जिनमें से 5 को फांसी हो जाती है, लेकिन छठा बंदा बच जाता है क्योंकि कानून उसे जुवेनाइल मानता है, यानी कि 18 साल से 6-4 महीना छोटा, यानी कि अपरिपक्व। उसे चाइल्ड होम में भर्ती करा दिया जाता है और वो अपनी आंखों से उस रेप के बाद सड़कों पर हुए हो हल्ला, दंगे, प्रोटेस्ट, शोरगुल को धीमे धीमे गायब होते हुए देखता। 3 साल बाद उस चाइल्ड होम से निकलता है, बढ़ती हुई उम्र के साथ पक्का आवारा और एक भयंकर शराबी में तब्दील हो जाता है। फिर वो पुरानी दिल्ली के एग्जीबिशन में एक जर्मन डिप्लोमेट की बीवी से मिलता है। You know, every stroke in this painting have a particular reason. Every color of this painting screams out counter emotions. But the artist wish to go. अपने आप को पेश करने की गजब की काबिलियत है उसमें। वो जर्मन औरत को राजी करता है कि घटिया चिपचिपे मरघट जैसे गरीबा कलाम के हुकैम में चलने के लिए, जहां वो उसे सेड्यूस करता है शराब के उन्माद में अपने सस्ते चार्म के साथ, जो कि उस जर्मन औरत के लिए बिल्कुल नया। उसे यकीन दिला देता है कि मिलन का सुख खासकर हिंदुस्तान की पावन धरती पर अगर कोई है तो सिर्फ और सिर्फ लफ्ज काट कर आत्महत्या करने में है। If you wish to witness the joy of togetherness in this holy land of India, then you have to blood your nose, taste your blood, commit suicide and surrender yourself to the Almighty. Come on. वो औरत
वो खुद को नहीं मारा, हरगिज नहीं। उल्टा वो वहां से खड़ा होता है, अपनी सिगरेट निकालता है, उसे सुलगाता है और वहां से बाहर निकल जाता है। और जाते वक्त मोतिया खान की बस्ती से गुजरता हुआ एक मिशनरी के पादरी से टकराता है। वो उसे बुरी तरह से मारता है, उसकी पसलियां तोड़ता है, उसका बटुआ छीनता है और सुबह होने के साथ ही वहां से बाहर निकल जाता है। अब भले ही इसे एब्सर्ड प्लॉट कह रहे हैं, लेकिन पढ़ते वक्त सीन्स की बयानगी में ये हिचकॉक को भी मीलों पीछे छोड़ देता है। पक्का तुम मुझे ये नहीं बताना चाह रहे हो सूफी कि अपनी खोजबीन को आखिरी जामा पहनाने के लिए तुमने इटावा से दिल्ली आके उन तंग गलियों की खाक छानने की जहमत उठाई जिससे कि मेरी स्टोरी की तस्दीक कर सको। मेरे पास और कोई चारा ही नहीं था श्रीमान। मैं वहां गया और पुरानी दिल्ली के कांस्टेबल को बहुत सारे पैसे देकर इस काम पर लगाया कि वो उस वक्त की सारी पुलिस रिपोर्ट्स मेरे सामने हाजिर कर सकते हैं। ये बहुत सारे पैसे कुछ ज्यादा जोर डालकर नहीं करते। कम पैसों में हमारे देश में कुछ काम ही का होता है श्रीमान। रहेगा क्या पता कि वो जर्मन की बजाय स्वीडिश डिप्लोमेट की भी थी जिसने सुसाइड कमिट किया था सन 2014 में। वो एक बहुत ही घटिया से होटल में मरी हुई पाई गई और सुसाइड का कारण जिसका मुझे पहले से ही एहसास था नहीं मालूम। और वो कातिल इसके साथ में इस होटल में एक नहीं मालूम। होटल के रिसेप्शन काउंटर के बयान से ये जरूर पता चलता है कि वो उस बंदी के साथ में आया जरूर था। उसी वक्त एक मिशनरी के पादरी को भी पूरी तरह से मारा गया था। उसकी हड्डियां इतनी जगह से टूट चुकी थी कि वो मारने वाले के बारे में कुछ भी नहीं बता। और फिर मैंने उठाया मिस्टर एक्स इस बोर्ड। उस वक्त के गुजरात के गवर्नर जनरल का सबसे पसंदीदा नॉवल आपकी दूसरी किताब एक मास्टरपीस, एक पॉलिटिशियन जो कि पहले कुछ नहीं था लेकिन अब एक पॉपुलर और इंटेलेक्चुअल एमपी, क्रॉसरोड बुक्स क्लब का प्रेसिडेंट है। मिलता है एक 16 साल की कमसिन जवान लड़की से अहमदाबाद गुजरात में। वो उसकी खूबसूरती और मासूमियत पर मिट मरता है। प्रकृति का दबाव, अरब सागर का उफान और जलती हुई गर्मी उसके वहशीपन को जगह पाने में कामयाब हो जाती है। परिणाम कड़कड़ाहट की बिजली और बरसती बरसात के रात के अंधड़ में है। निर्गुण लेकिन साथ में बहुत ही खूबसूरत और रिदम बेहद थोड़े से डायलॉग्स लेकिन एकदम क्लियर और प्रिसाइज। और फिर उसके बाद पुलिस कार्रवाई का ब्यौरा, मोटरसाइकिल्स, रेडियो कार्स और उनके चीखते सायरन और हर तरफ खूनी की खोज और सस्पेंस जिनमें सब है असली कातिल के। वो बेतलब पॉपुलर है, करोड़ों लोगों के दिलों में बसता है अपनी सो कॉल्ड सोशल सर्विस के लिए। उस पर शक होना नामुमकिन ही नहीं पाप है। वो तो उल्टा लंदन की फ्लाइट पकड़ने जा रहा है वहां एक पीस कन्वेंशन में बोलने के लिए। वो जाने से पहले बकायदा वो उस लड़की का फ्यूनरल भी अटेंड करता है। और इसी तरह ये क्राइम नॉवल किसी ग्रीक ट्रेजेडी की तरह खत्म होती है। तुम्हारी कल्पना शक्ति बेहतर से बेहतरीन होती जा रही है। उसी वक्त एक 16 साल की कमसिन जवान लड़की का रेप हुआ और मर्डर अहमदाबाद गुजरात। और कातिल हमेशा की तरह पता नहीं एक उस ब्रिटिश औरत के कातिल की तरह। ठीक उसी तरह। और उसके बाद भी तुम्हारी खोज जारी रही। बिल्कुल अगर आप
इन पेपर्स पर नजर डालें तो इनमें सारे लोगों के नाम जिनका मिलान और संबंध मैं आपके नॉवेल्स के कैरेक्टर से प्रमाणित कर चुका हूं। जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ कुछ 22 नाम है इस लिस्ट में। ठीक उतने जितने के नॉवेल्स आपकी कलम से निकले। ये सारे लोग मर चुके हैं। कुछ ने सुसाइड किया, कुछ अजीबोगरीब हादसों के शिकार हो गए। छोड़ो उस लड़की के जिसका रेप और मर्डर अहमदाबाद में हुआ। ये हैदराबाद की बेगम लुबना के आगे क्वेश्चन मार्क क्यों? ये क्योंकि उस जाहिरा से सिर्फ मेल भर खाती जिसको आपका हीरो एट द नाइट बिगिंस में गला घोट कर मार देता है। दरअसल इसमें थोड़ा कंफ्यूजन था तो मैंने वैसे ही छोड़ दी। इंटरेस्टिंग, काफी अनोखी लिस्ट। मेरे 10 साल के क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन का परिणाम। और कहानी सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती है श्रीमान। आगे कहना चाहता हूँ कि जहाँ जहाँ पर ये एक्सीडेंट घटे वहाँ वहाँ पर किसी ना किसी रूप में आप साक्षात मौजूद थे। आप दिल्ली में जब वो स्वीडिश औरत मरी, आप अहमदाबाद में थे जब वो कमसिन जमाल लड़की मरी, और आप उन 20 जगह मौजूद थे जहाँ वो 20 लोग मरे, यानी कि दिल्ली, अहमदाबाद, सोनागाछी, अलग गुजरात। शब्दों में अगर कहा जाए तो मैं ये हर जगह मौजूद, हर जगह श्रीमान। और आप लगातार मेरे पीछे लगे हुए थे जनाब गड़गड़ सूफी। वो तो मुझे लगना ही था श्रीमान, अपनी काबिलियत को साबित करने के लिए, अपनी ही नजरों में। तो ये तो बहुत ही महंगा सौदा पड़ा होगा। ये मतलब इतना खर्च? तबाही की हद तक है। बतलाने की जरूरत नहीं समझता कि मेरी सोर्स ऑफ इनकम ना के बराबर है। बावजूद इसके मैंने पेट काट काट कर ही यात्राएं की। मैंने इसकी आदत डाली, मैंने भूखा रहना सीखा। मैंने कुछ टिप्स तो आदरणीय ब्रह्मा। हाथ में नाम है मेरा। शुक्रिया। मेरे कुछ टिप्स तो मेरे लिए भूखमरी का वरदान लेकर बस एक जगह जहाँ मैं नहीं पहुंच पाया, वो थी आपकी साउथ अमेरिका की यात्रा। आज से 7 साल पहले, या फिर आपकी सालाना छुट्टी जो या तो क्यूबा में मनती या फिर साउथ अफ्रीका। कोई फायदा भी नहीं होता श्रीमान, क्योंकि वहां मैं सिर्फ हाथी और शेरों का शिकार करने के लिए जाता हूँ और कुछ नहीं। तो बाकी हर जगह मैं आपके साथ मौजूद, लगातार निरंतर। और जहाँ जहाँ पर आप रहे, आप ऐसे ही किसी 5 स्टार होटल में रहे और मैं किसी सस्ते से गेस्ट हाउस, और वहाँ पर ये एक्सीडेंट्स घटे जिन्हें आपने बाद में मर्डर का जामा बनाकर लिखना शुरू कर दिया। तुम मेरी जिंदगी में मिले हुए सबसे इंटरेस्टिंग आदमी हो। अब अगला सवाल जो कि मेरे दिमाग में आया, जो कि आया ही था, और वो ये था कि आपके नॉवेल्स और इन सारे इत्तेफाकों में संबंध क्या है? जाहिर है ये कुछ चंद संभावनाएं मेरे सामने जन्म लेती जब मैंने घनघोर तर्क की दृष्टि से देखने की कोशिश करता हूं कि या तो आपके नॉवेल्स उन लोगों पर आधारित हैं जिन्हें आपने आपकी जिंदगी में ऑब्जर्व किया, या फिर आपके प्लॉट्स बिल्कुल उसी तरह से घटे जिस तरह से आप लोगों ने घटने की इजाजत दी। और अगर थोड़ी देर के लिए हम इस दूसरी थ्योरी को सच माने तो आपके नॉवेल्स जिन्हें अपनी बेइंतहाई कल्पना शक्ति का परिणाम माना जाता है, बल्कि और कुछ नहीं, चंद सचमुच में घट चुकी घटनाओं के रूबरू वाक्य। मेरे इस परिणाम ने मेरी जिंदगी हराम कर दी। मैं बेतरह पागल रहा, बेतरह कसमसाता रहा इस दूसरी थ्योरी को सच मानने में, लेकिन फिर अंत में इसी निष्कर्ष पर पहुंचा कि अगर वाकई में कुछ सच हो सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ यही। यहाँ एक नई समस्या खड़ी हो जाती है कि अगर आपके नॉवेल्स वाकई सच्ची घटनाओं पर आधारित है तो ये जो मर्डर्स आपने डिस्क्राइब किए हैं ये भी सच है। अब यहाँ पर एक सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है कि कातिल कौन? और पता कैसे कि मौजूदा परिस्थिति को देखते हुए हमें सारे कातिलों को एक ही कातिल मानना पड़ेगा। आपके सारे हीरोज साफ साफ तौर पर कम और बेशी के साथ एक ही शख्सियत के मालिक, जरूरत से ज्यादा लंबी चौड़ी मुस्कान और अपनी खूबसूरत और लच्छेदार भाषा का इस्तेमाल करते हुए नशे की तरंग में सराबोर आपके वैशी और दरिंदगी भरे प्लॉट में घुसते चले जा रहे थे। और माफ कीजिएगा ब्रह्मात्म साहब, वो आप थे। सच? बिल्कुल सच। एक बार फिर सोच। कई बार सोच चुका। मतलब तुम कहना चाहते हो कि मैंने हर बार 21 बार 22 बार वो हैदराबाद की बेगम का केस अभी तक कंफ्यूजन में है। तो तुम कहना चाहते हो कि मैंने 21 लोगों को मारा है? ये मेरा धोखा बजाया एक ठोस
परिणाम। मैं ना केवल इस वक्त के सबसे महान राइटर के सामने खड़ा हुआ हूं, बल्कि इस समय मेरे सामने इस देश का सबसे खूंखार हत्यारा भी मौजूद है। 21 लोग माफ तो कीजिए। मान लिया 21 लोग, लेकिन तुम जानते हो सूफी के लोग इस तरह की बातें सुनना पसंद भी नहीं पसंद करते। करेंगे, बिल्कुल पसंद करेंगे, क्योंकि ये सारी बातें इन्हें सोचने के लिए मजबूर कर देंगी। 21 लोग, जी, तो अब क्या चाहते हो तुम मुझसे जनाब गड़गड़ सूफी? अब जब मैंने आपको मेरी सारी शोध का परिणाम बता दिया, तो मैं सुख की सांस ले सकता हूं। वैसे पहले मेरा इरादा आपको सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले करने का था, और अब इरादा बदल गया? शायद क्यों? मैं आपको 10 साल से देखता आ रहा हूं। मैंने देखा है कि कितने जज्बे से आपने अपनी कला को निखारा, संवारा, कितनी समझदारी से आपने अपने शिकारों को चुना, और कितनी ही सावधानी से आपने अपने काम को अंजाम दिया। तो तुम मुझे एडमायर करते हो? बुरी तरह से। एक महान उपन्यासकार मानकर या एक निर्मम हत्यारा? दोनों। जितना ही मैंने आपकी एक जुर्म की गतिविधि को स्टडी किया है, उतना ही ज्यादा मैं आपकी साहित्यिक रुचि का भी दीवाना हूं। मैं सही मायने में आपको एक आर्टिस्ट मानता हूं, और आपके आर्ट के खातिर मैं ये देश कीमती त्याग करने को तैयार हूं। देश कीमती त्याग? जैसे कि मैं अपनी सबसे महान उपलब्धि को भी दफन करूं, मैं से मिलने वाले यश को भी लात मारूं। तो मुझे अंदर भिजवाने का इरादा नहीं रखते? मैं इन सबको एक बुरा सपना मानकर भूल जाऊंगा। और बदले में तुम मुझसे क्या चाहो? सिर्फ एक जरा सा तो मेरी पीठ थपथपा दीजिए, आप बस मेरी पीठ थपथपा दीजिए। सब बता रही। तो अब मैं खोखला हो चुका हूं, तन मन और धन से। मैंने अपने आर्ट पर अपने पास की हर चीज कुर्बान कर दी। इस क्रिमिनोलॉजिकल साइंस के कॉज को सर्व करते हुए मैं अपना ढंग की जिंदगी जीने के काबिल बचा। और ऐसे एक जगह से दूसरी जगह दौड़ने भागने की ना तो मेरे जिस्म में ताकत बची है, और ना ही जेब में पैसे। मैं शांति से दिल में उमंग और चेहरे पर खुशी लिए इटावा लौट जाऊंगा, बशर्ते आप मेरी बची हुई पेंशन का जिम्मा अपने सर ले लीजिए। ज्यादा नहीं, यही कोई 20-25 हजार रुपए एक्स्ट्रा पॉकेट मनी मुझे ताउम्र मिलती है, ताकि मैं यूं ही आपकी जिंदगी में अच्छा सा रोल अदा कर सकूं, आपका प्रशंसक और आपका दावेदार बनकर। जनाब गड़गड़ सूफी जी, मैं भी इस समय एक कन्फेशन करना चाहता हूँ, और मैं भी उतनी ही बेबाकी और बेतकल्लुफी से बात करूंगा जैसे कि तुमने की। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि तुम मेरी जिंदगी में मिले हुए सबसे इंटरेस्टिंग आदमी हो। तुम्हारे टैलेंट, तुम्हारे तेज तर्रार दिमाग ने तुम्हें कहीं गलत नहीं पहुंचा। मैं सब कुछ कबूल करता हूँ। आप कबूल करते हैं? मैं कबूल करता हूँ। वो स्वीडिश औरत, वो सुरेश औरत, वो कमसिन जवान लड़की, वो कमसिन जवान लड़की, वो जोधपुर की विधवा महारानी, वो भी, और साथ में उस हैदराबाद की बेगम लुबना को भी। नहीं, वो क्यों गिनी अरे जाएगी? मेरी बात- आए, अब आप चीटिंग कर रहे हैं। हो गया, ठीक है, उसको छोड़ दे। मगर आपने पूरे 21 लोगों को मारा। पूरे 21, ना एक कम ना एक ज्यादा। मेरा भगवान ही जानता है कि मेरी जिंदगी इस पल से आगे नहीं जाती। ये पल वाकई में महान है। रमाद में मुझे डैडी के पास जाना है। फिलहाल अंदर जाओ। ये उस ब्रिटिश बिजनेसमैन की खूबसूरत बेटी है ना, जो आपसे लगे वाले रूम में रह रहा है। वही है, आपकी अगली शिकार? हरगिज़ नहीं।
मेरा अगला शिकार तो खैर सूफी। बावजूद सारी समझदारी और सावधानी के तुम्हें नहीं लगता तुमसे एक चूक होगी? क्यों? हाँ, कहीं से भी तुम्हें यह नहीं लगा कि इस तरह से अकेले मेरे कमरे में आ जाना और मुझे मेरी व्यक्तिगत जिंदगी के बारे में इतने खतरनाक तथ्य बतलाना खतरे से खाली नहीं था? आप ये कहना चाहते हैं कि आप मुझे मार भी सकते हैं? बेशक। बिल्कुल था परमात्मा साहब, बिल्कुल। और इसीलिए मैंने स्थिति का हर सिरे से जायजा ले लिया। एक बहुत ही फेमस बॉलीवुड स्टार आपके राइट वाले रूम में ठहरी हुई और एक बहुत ही फेमस ब्रिटिश बिजनेसमैन आपके लेफ्ट वाले रूम में ठहरा हुआ। और इस वक्त आपके रूम के ठीक नीचे आर्क बिशप ऑफ रोम का एक डेलीगेशन ठहरा हुआ। तो मुझे जोरों की चीख मारने की जरूरत है और कल सुबह दुनिया भर के अखबारों के फ्रंट पेज पर ये स्कैंडल बड़े बड़े लफ्जों में छप जाए। आपको मुझे बहुत ही खामोशी से मारना पड़ेगा और उसके लिए जहर ही इकलौता हथियार हो सकता था। इसलिए तुमने वो ड्रिंक लेने से मना कर दिया? बिल्कुल, और हम मेरे लिए इनकार करना बहुत मुश्किल था, वो भी स्कॉच। और इसलिए तुमने वो सिगार से भी मना किया होगा, राइट? जाहिर है, आपने सागर अंबानी को भी तो ऐसे ही मारा। हवाना सिगार का सिरा जहर में वो के। इम्प्रेसिव। लेकिन अगर किसी और तरह से मार दो तो मिटावा जैसे छोटे से शहर से आए हो, कहीं मरकब भी गए तो किसको क्या फर्क पड़ेगा? मतलब ये सूफी कि जिसे तुम एक बेशकीमती राज समझ के अपने दिल में छुपाए जी रहे हो ना, ये दुनिया उसे कब से जानती? नहीं, ये नामुमकिन है। मैंने सारे न्यूज़पेपर्स अपने नाखूनों तक खंगाले हैं, कहीं किसी बात का कोई जिक्र है ही नहीं। आजकल सच सिर्फ एक जगह मिलता है सूफी, वो है टैबलॉइड न्यूज़पेपर, इवनिंग न्यूज़ के पन्ने या फिर मिड डे का मेन पेज। और जरा जाकर देखो उन्हें, क्योंकि वो मेरे किए गए मर्डर के जिक्र से भरे पड़े। तुम्हें लगता है पब्लिक मेरे काम को हजम कर पाती अगर वो वाकई नहीं जानती कि मैं सिर्फ उन्हीं मर्डर्स को लिखता हूँ जो कि मैंने अपने हाथों से किए होते हैं? हम हाथ में है मेरा नाम। अगर ये सब सच होता तो आप अरसों पहले गिरफ्तार हो गए होते। मगर क्यों? क्यों? क्योंकि आप एक खूनी हैं, पेशेवर खूनी। मैं तो सिर्फ एक आर्टिस्ट हूँ और हम आर्टिस्ट तो हमेशा से ही दरिंदे होते आए हैं। एटलीस्ट मिडिल क्लास मोरालिटी तो यही मानती है। देखो गेटे को, एडगर एलन पो को, इन्हें क्या नाम दोगे? छोड़ आर्टिस्ट दरिंदे। हमारा आर्ट हमें अपनी सनत और खतरों से खेलने की पूरी इजाजत देता है। तुम्हें लगता है कि मुझे पुलित्जर अवार्ड मिला होगा अगर मर्डर पर ठूस मेरे हाथ के किए हुए कत्ल पर आधारित नहीं हो? जरा देखो मेरे कमरों में बिखरे लाखों करोड़ों खतरों, जिनमें मिडिल क्लास हाउसवाइफ भी हैं, कम से जवान लड़कियां भी और हाई सोसाइटीज की औरतें भी, और इन सब की एक ही ख्वाहिश है कि मेरे आने वाले मर्डर में वो पात्र मैं सपना देख रहा हूँ शायद। सही समय है, जाग जाओ। तुम साहित्य को क्या समझते हो? उसका असली उद्देश्य सिर्फ ह्यूमन मैनकाइंड को संतुष्ट करना होता है। लोग इंतजार करते हैं ऐसी जिंदगियों का जिसमें कहीं उम्मीद बची, क्योंकि वाकई में तो उम्मीद कहीं नहीं बची। उन्हें इंतजार होता है ऐसी जिंदगी का जो कि रंगीनियों से सराबोर हो, जिनमें थोड़ा थोड़ा खतरा हो और थोड़ा थोड़ा नशा, और इन सब के बीच में एक पल की शांति का सुख, जो कि उन्हें आज का ये मशीनी युग हरगिज़ नहीं दे सकते। इसलिए लोग मुड़ते हैं आर्ट की तरफ। लिटरेचर आज एक ड्रग बन गया है, एक ऐसी जिंदगी जीने का सब्स्टिट्यूट जो चाहकर भी संभव नहीं दिखती। लेकिन बदकिस्मती से इस ड्रग को इजाद करने के लिए हम राइटर्स को भी वही जिंदगी जीनी पड़ती है जिसका कि हम वर्णन कर सके, जो कि किसी भी नरक से बेहतर नहीं है। खास तौर पर तब जब हम अपनी उम्र में एक खास दौर को पार कर चुके। कम ना जा रहे। Get out of here! यदि वो बॉलीवुड स्टार जिसका तुम जिक्र कर रहे थे और वो जवान विधवा उधर अपनी बारी का इंतजार कर रही हो,
जब मैंने लिखना शुरू किया था तब मैं ग्वालियर जैसे एक छोटे से शहर में बसता था। हमारा मारा फिर रहा था, मुझे कहीं कामयाबी नहीं मिल रही थी। लेकिन तभी दिल्ली में एक बस में गैंग रेप, जिसमें से सबसे खुखार कॉन्फ्लिक्ट को छोड़ दिया गया। और अचानक मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे मेरा हीरो मिल गया। मैंने बस उस हीरो को उठाकर अपने अंदर छोड़ दिया और परिणाम मेरे अंदर से साहित्य फूट पड़ा। उसके बाद में मैंने सिर्फ आत्मकथाएं लिखी। जिस ब्रिटिश पब्लिशर ने मेरी ट्वीट थपथपा के मुझे कांग्रेचुलेट किया, उसकी बीवी के साथ मेरा अफेयर मेरे पहले नॉवेल का मसौदा बना, जो कि बाद में कहलाया बेस्ट सेलर। और अब खामोशी से वो स्कॉच का एक पैक उठाकर पी लो जो जिंदगी में तुमने सिर्फ एक बार पी। ये वो जमाना था जब अंग्रेजी बेस्ट सेलर आने शुरू हो चुके थे। मैं समझ चुका था कि समाज क्या चाहता है। मैंने उन्हें वही देना शुरू किया, लेकिन उनकी सहूलियत के हिसाब से। तो उसके बाद मैं फेमस हो गया, मैं प्रसिद्ध हो गया, लेकिन मेरे फेम ने मुझे और भी गुमनाम और ठगी हुई जिंदगी जीने के लिए मजबूर कर दिया, क्योंकि पब्लिक मुझे देखना चाहती थी हर उस डरावनी परिस्थिति में, जिससे कि मेरे जरिए हर उस चीज को जी सके जो कि उनके लिए हराम है। और इस तरह बन गया मैं एक मास मर्डरर, एक पब्लिकन, एक नरपिशाच। और फिर तुम आए अपने उन दकियानूसी सबूतों को लेकर कि मेरे नॉवेल सिर्फ सच बतलाते हैं। इस देश में कोई कानून, कोई कोर्ट नहीं है जिसके कानों पे तुम्हारी बात से झूठ लगेगी। इस देश की माँ, बहनें, बेटियां सर उठा के रोती हुई पहुंची अदालत के पास में और कुछ नहीं हुआ। मेरे खिलाफ हर मुकदमा खारिज कर दिया गया। लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेशन के रखवाले, यहाँ तक कि मुल्क के प्रेसिडेंट्स ने भी मेरे मामलों में बीच में बोलकर मुझे आर्ट के नाम पर बचाया है, क्योंकि मैं आर्ट के नाम पर धरोहर हूं। मेरे खिलाफ सर उठाने वाला हर आदमी आखिर में कुत्ते के समान अपने घाव को चाटता हुआ पाया गया। तुम बड़े बेवकूफ हो सूफी, जिसने अपनी सारी जमा पूंजी गर्क कर दी तुच्छी सी खोज, और इसके लिए तुम सजा के पात्र। मुझसे किसी पैसे वैसे की उम्मीद मत कर। तुम्हें उम्मीद करना चाहिए तो किसी और चीज। चलो खड़े हो, ठीक हो, चिल्लाओ, तो दौड़ो। लेकिन क्यों? क्योंकि मुझे नया प्लॉट चाहिए। नया प्लॉट? हाँ, मुझे मिल गया। समय आ गया है अब नया काम शुरू कर देंगे। ये क्या कर रहे हो? ये तुम्हें अभी तक समझ नहीं आया? पैसे जाओ। तुम्हें लगता है कि ये पिस्तौल में तुम्हें यहाँ से भेजने के लिए निकाल रहा हूँ? मैं उस चीज से कसम खा के कहता हूँ जिससे प्यार करता हूँ, सीधे टावर जाऊंगा, पीछे मुड़ूंगा भी नहीं। माफ करना सूफी, क्योंकि तुमने मुझे नया नॉवल लिखने का आइडिया दिया है, तो तुम्हें अभी यहाँ इसी वक्त मरना पड़ेगा, क्योंकि तुम जानते हो कि मेरी अपनी कल्पना शक्ति तो कुछ है ही नहीं। मैं वही लिख पाता हूँ जो कि मैंने घोड़ा वैसा है। मैं तुम्हें वर्ल्ड लिटरेचर का हिस्सा बना दूंगा सूफी। करोड़ों लोग तुम्हें देखेंगे, यहाँ पे ख्वाब से मिलमिलाते एक दो बड़ी का माउंटेन। बचाओ मुझे, बचाओ। कोई है बचाने? वो बॉलीवुड स्टार या वो आर्टिफिशियल? साले राक्षस है। मैं सिर्फ एक आर्टिस्ट हूँ। मुझे माफ कर दो। साथ में है मेरा नाम। माफ कर दो। आर्ट नाम के पेशे में माफी की कोई गुंजाइश नहीं होती। आप यहाँ नहीं जा सकते। बचाओ मुझे। लोगे मेरे केस नंबर 23। नहीं, बाबे। 23। जमीन क्या हुआ सर? कोई आवाज निकली? आगंतुक अचानक बालकनी से कूद गया। वो शुरुआत से कुछ अजीब सी हरकतें कर रहा था। I don't know why. और उसके बाद I'm the manager of this hotel. यहाँ से माफी चाहूंगा सर कि आपको इतनी तकलीफ उठानी पड़ी। वो इंसान नीचे गुलाब की झाड़ियों पे कुचले हुए सर के साथ पड़ा हुआ है। भगवान का शुक्र है सर कि उसको उसके गिरने से किसी को चोट नहीं पहुंची।
मैं आपसे माफी चाहूंगा सर कि आपको इतनी तकलीफ उठानी पड़ी। That's all right. बस आप ध्यान रखिएगा कि कोई मुझे डिस्टर्ब ना करे. My duty, Mr. Brahmathan. Okay. Anything else? That's all for now. You can go. जमील, समय आ गया नया काम शुरू करने का, लेकिन उससे पहले मुझे सिगार की जरूरत है. एक काम करो, साथ में वहाँ रखी किताब और वो जो कागज है उन्हें भी जरा. सर इन कागजों में कुछ नाम लिखे हैं, अगर जरूरी हो तो। सिर्फ नाम है और नाम जरूरी नहीं होते. इधर लाओ. ऐसे ऐसे जलाते हैं काफी. खैर हमें जरा जल्दी करनी पड़ेगी सभी. यहाँ का पर्पस अब सॉल्व हो गया है. हम यहाँ से सीधे कश्मीर जाएंगे. तैयार? गुड. गेट योर लिस्ट. चलिए दोस्तों शुरू करते हैं. मैं इस पल इस वक्त इस लम्हे अपना बेइंतहाई फर्ज समझता हूँ कि आपको ये सच्ची को गरीब खतरनाक खूबसूरत लेकिन फिर भी सच्ची कहानी की मनसज्जा के बारे में तफसील से बता. हकीकत में सच्ची कहानियां सुनाने में खतरा होता है. खासा कौन जानता है कोई पुलिस का आदमी या कोई कानून का जानकार दर्शक दीर्घा में बैठा हो, भले ही वो अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में ना हो, लेकिन फिर बहरहाल मैं अपने आप को ये खतरा उठाने का मौका आसानी से दे सकता हूँ, क्योंकि मुझे यकीन है कि वो मेरी इस कहानी पे भरोसा करेंगे नहीं. अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में तो हरगिज नहीं. बाकी है ना ऑफिशियली जिसमें डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी या फिर पुलिस के बड़े से बड़े अधिकारी. तालियां लगातार बजती रहनी चाहिए. ये था हमारा नाटक. मैं आपके समक्ष मुलाकात रंग महोत्सव में हमारा पहला नाटक सन 2025.